नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना क्या है, उसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन कौन से सेल समूह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इधर यूपी का मैप बना हुआ है, इसी मैप के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कैसी है, और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब सेल समूह की हम बात कर रहे हैं, हम बात करें चट्टानों के समूह की, तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि चट्टानों के क्या हैं, समूह होते हैं, जिनको हम सेल समूह बोलते हैं। कि किस क्रम में, मतलब कि अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे तो हमें कौन कौन सी चट्टानें हमें देखने को मिलती, कौन पहले बनी बाद में बनी, उनका एक चट्टानों का एक क्रम है। उन सेल समूहों के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। हालांकि सभी सेल समूह उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं उनके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सेल समूह जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। तो आर्कियन युग की चट्टानें या हम बात करेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पहले पृथ्वी के निर्माण के समय शीतलन की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी, आर्कियन युग की। उसके बाद आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो याद रखिएगा, सबसे दूसरे नंबर पर क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सब रूपांतरित होकर बनी है। उसके बाद हम देखेंगे तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर आएंगे हम देखेंगे तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप है, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी, नूतन कल्प, मतलब कि सबसे नवीन यही है। अब इसको याद कर लीजिए, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन, यहीं तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका टर्शियरी और क्वार्टरनरी है। कोयला वगैरह गोंडवाना क्रम में आपको दिख जाएगा, और लोहा वगैरह धारवाड़ में दिख जाएगा। तो ये सब हम जब इंडियन ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़े हुए हैं तो आपको उसमें चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन चूंकि हम यूपी के पर्पज़ से हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्रम की चट्टानें जो हैं वो कहाँ पर यूपी में पाई जाती हैं। तो सेल समूह ये हो गया। अब बात करेंगे कि आखिर जो सेल समूह मैंने बताया है उनको यूपी में देखेंगे तो कहाँ पर और कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग, तो आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। कौन सी सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं? इसमें जो चट्टानें हैं, अगर जो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये नीस और शिष्ट प्रकार की, नीस बोलते हैं, नीस नहीं नीस है, तो नीस होता है, नीस और शिष्ट प्रकार के, इसमें ग्रेनाइट वगैरह भी इसी में आती है। तो नीस और शिष्ट प्रकार के। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि बहुत पहले बनी हुई, इसमें परतों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। इसमें किसी तरीके के जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें जब हम देखेंगे तो जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नीस होती है इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, और उसमें और भी देखेंगे तो नीलगिरी नीस, कई तरीके की नीसें उनके क्रम है। तो उसमें जो क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र चूंकि यूपी में पड़ता है तो उसको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या है, बुंदेलखंड नीस जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ये हिस्सा बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, ये बुंदेलखंड नीस है, ये इसमें ये पाया जाता है। यूपी का कौन सा क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र। अर्थात आर्कियन युग की चट्टानें यूपी में कहाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा जब हम देखेंगे तो विंध्य क्रम की चट्टानें, दूसरे नंबर पर यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, विंध्य क्रम की चट्टानें। आप विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करेंगे तो विंध्य जो क्रम की चट्टानें वो विंध्य पर्वत के नाम पे पड़ी हुई हैं। तो विंध्य जो पर्वत या विंध्य क्रम की देखेंगे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक देखेंगे तो इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये देखें तो उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र के बीच में एक सीमा रेखा के रूप में हमें ये देखने को मिलती है। अर्थात देखेंगे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक ये मिलती हैं। अब इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, इसमें सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। मतलब इनका निर्माण जो है इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। क्या है, इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। अर्थात सांची का स्तूप हो, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, इसमें लाल कलर इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो ये जामा मस्जिद इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि लौह ऑक्साइड की आपको इसमें उपस्थिति मिलेगी। तो सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। अब इसके अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, तो इसमें आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र ये हो गया, बघेलखंड का क्षेत्र ये हो गया था। बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो होता है वो भाग आता है, पठार आता है। तो मैदानी भाग एवं प्रायद्वीपीय भाग भारत के मध्य विभाजक रेखा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। तो इनको याद रखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पर, ये इसके बीच में और दक्षिण भारत के पठार के बीच में एक कह सकते हैं
ये विभाजक के रूप में, पठार नहीं कहेंगे, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत के, तो उनके बीच में जल विभाजक के रूप में, जल विभाजक नहीं कहेंगे, विभाजक रेखा के तौर पे कि इसके उत्तर में जाएंगे तो पठार मतलब मैदान पड़ेगा, दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। तो याद रखिएगा इसके क्षेत्र यही, एक बुंदेलखंड का क्षेत्र, दूसरा बघेलखंड का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें की अगर जो हम बात करेंगे तो ये चट्टानें हमें, इसमें सबसे पहले गोंडवाना क्रम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस क्रम में क्या होता है, मछलियाँ थी और रेंगने वाले जीवों का विस्तार जो था वो इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है, और इस मतलब कि इसी काल में। और इसमें देखेंगे तो कोयला वगैरह पाया जाता है इसमें, कार्बोनिफेरस युग के टाइम पे हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत से जो वनस्पतियां थी वो नीचे दब गई, दबने की वजह से जो खनिज तेल और कोयला वगैरह हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र, चित्रकूट, प्रयागराज के दक्षिणी क्षेत्र हैं। तो इसमें देखेंगे तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर हो गया, उसी के बगल में यहाँ पे सोनभद्र है, और यहाँ पे देखेंगे चित्रकूट, प्रयागराज का बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हिस्सा जो है वो किस में आता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसमें देखने को मिलती हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम मुख्य रूप से हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। हिमालय का निर्माण जो था वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो टर्शनी काल में हमें देखेंगे तो इसी काल में क्या था, टर्शियरी काल में ही इसी काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और उत्तर भारत की भौतिक संरचना कैसी होगी उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो उत्तर भारत की भौतिक संरचना, ढाल तथा नदियों की दिशा जो थी वो इसी काल में तय हुई थी। मतलब ढाल जो देखेंगे तो उत्तर भारत का जो ये वाला हिस्सा जो इस तरीके से यहाँ से नदियाँ वगैरह जो बहती हैं उनकी दिशा हो गई, तो वो इसी काल में हमें देखने को मिलती। अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये उत्तर भारत का जो मैदानी का क्षेत्र था, मैदान क्षेत्र, वो कैसे बना, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें जो थी वो इसी काल में उत्तर भारत का मैदान जो था वो अस्तित्व में आया था। ये उत्तर भारत का जो मैदान आप देख रहे हैं ये अस्तित्व में आया था। इसमें देखेंगे तो शुरुआती प्लेस्टोसीन युग में बांगर और उत्तर प्लेस्टोसीन में जलोढ़ के निक्षेप जो थे उनको खादर बोला गया। ये मैंने जो बना दिया था, ये ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, ये है भावर क्षेत्र, उसके बाद में तराई क्षेत्र, फिर बांगर खादर का क्षेत्र। हालांकि जो ओवरऑल लेंगे तो पूरा ये जो है वो मैदानी क्षेत्र है। ये पूरा हिस्सा जो है आएगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। ये पूरा हिस्सा चाहे वो भावर का क्षेत्र हो, चाहे वो तराई का क्षेत्र हो, चाहे वो खादर हो, बांगर हो, सब इसी में आएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा इसी में रखेंगे क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। इसी काल में उत्तर भारत का मैदान अस्तित्व में आया। शुरुआती प्लेस्टोसीन युग में बांगर तथा उत्तरी प्लेस्टोसीन में जलोढ़ के निक्षेप को खादर कहते हैं। तो शुरुआती प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, उसको बोला गया बांगर, और जो बाद में हुआ उत्तर प्लेस्टोसीन में, उसको बोला गया खादर। तो ये तो आप समझ गए कि किस तरह से बांगर और खादर का निर्माण हुआ है और कौन कौन सी यहाँ पर चट्टानों का क्रम है। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में हम जो देखते हैं ये जो मध्यवर्ती मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जान रहे हैं कि जुरासिक काल में जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है वो जुड़ा हुआ था दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र से। जहाँ पर आप आज के टाइम पे आप देखें तो मोजाम्बिक के आसपास का जो क्षेत्र देखते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहाँ से क्या हुआ, भारत अलग होता है और भारत में जो टेक्टोनिक प्लेट के खिसकाव की वजह से क्या हुआ, जो एक दूसरे से दूर जा रही थी, उस वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है। और उसकी तरफ जाने की वजह से जो पहले का जो क्षेत्र था यूरेशियन प्लेट के दक्षिण का क्षेत्र था वो कहलाता था टेथिस सागर। और उसी के पास में हम देखेंगे तो जब ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत, अब इसको मैं मैप में हल्का सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मानिए सबसे पहले क्या था, ये उत्तर का हिस्सा था, उत्तर का हिस्सा, और नीचे की तरफ से क्या था, भारत का प्रायद्वीपीय भारत इस तरीके से जो था वो उत्तर की तरफ आ रहा था, ये प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पे जो था पहले से जो था वो टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में भी और देखें तो यहाँ पर एक खाड़ी की जैसी थी जिसको हम जलराशि के तौर पे कह सकते हैं, जिसका नाम था सिंधु खाड़ी के नाम से जानते थे। टेथिस के बाद की स्थिति, टेथिस का ये जब हिस्सा इधर आया तो इसके बीच में जो यहाँ पर जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद थे वो अवसाद जो थे वो ऊपर की ओर उठे। मतलब कि जब आप जान रहे हैं
कि कोई भी चीज़ पास आती है तो क्या होता है कि अब नीचे से जो मलबा था वो ऊपर की तरफ वो ऊपर की ओर विचलित हुआ, ऊपर की ओर उठने की वजह से मलबा जो था वो ऊपर की ओर आ गया और उसी जो अवसादों की वजह से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद में हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय के निर्माण में यहाँ से नदियाँ निकली और नदियों ने क्या किया, अवसाद यहाँ पर इकट्ठा करते चली गई इस क्षेत्र में, मतलब कि उत्तर भारत ये पूरा देख रहे हैं। यहाँ पर नदियों ने क्या किया, अपने अवसाद इकट्ठा करते चली गई इस क्षेत्र में। अवसादों के जमाव की वजह से क्या हुआ, धसाव की स्थिति बनी। अवसादों के जमाव की वजह से धंसने लगा, क्योंकि जब कोई चीज़ भारी होती तो वो धंसती भी है, तो अवसाद धंसते गए और नदियाँ उसका अपरदन करती चली गई और अपरदन के साथ साथ यहाँ पर जो निक्षेप भी करती चली गई। उसी क्रम में अवसादों का जो जमाव होता चला गया। पहले तो अवसाद जो थे वो एक तरीके से आप कह सकते हैं, मान लीजिए जब कोई हिमालयी क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, ये नदी निकली तो सबसे पहले अवसाद वगैरह इसके आसपास जमा होंगे, लेकिन नदियों ने क्या किया, यहाँ पर अवसाद जमा करके जो ये हिस्सा जो था वो धंसने लगा। ये हिस्सा जब धंसने लगेगा तो ये हिस्सा जब धंस जाएगा, मतलब कि जो हिस्सा धंसने की वजह से ये नदियाँ जो थी वो भी और नीचे चली जाएंगी, तो इनके बीच में असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। किसके, इसके और इसके बीच में, मतलब कि सागर के बीच में और इस क्षेत्र में। तो इसके बीच में जो धसाव हुआ, धसाव की वजह से मिट्टी जो थी और नीचे चली गई और नदियों ने यहाँ पर और अवसाद लाते हुए चले गए और यहाँ से नदियाँ बहते बहते जब बंगाल की खाड़ी के साइड जाती हैं तो ये अपने साथ और भी अवसाद लेते चली गई। अब इसके अवसादों के वजह से क्या हुआ कि इस क्षेत्र से यहाँ के जो अवसाद थे वो बहते बहते और क्षेत्र में चले गए और पूरे उत्तर भारत के मैदान का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसको आप कोबर के सिद्धांत के जरिए समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। और उसके साथ में ये मैंने वीडियो बनाई है, जियोमॉर्फोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोबर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो थी वो अपने साथ अवसाद वगैरह लाती गई। अवसादों के जमाव से उत्तर भारत में जो थे अवसादों का जमाव हुआ और नदियों के बहाव के साथ साथ, क्योंकि नदियाँ बहती इसीलिए क्योंकि अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं, नदियों ने क्या किया, अपरदन किया। अपरदन के साथ साथ वो क्या कि, क्योंकि जाने नदी एक जगह से अपरदन करेगी तो दूसरी तरह जगह पर निक्षेप भी कर देगी और इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। अब चूंकि यहाँ पर टेथिस सागर पहले कैसे था, इसके अगर जब प्रमाणों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है राजस्थान की खारे पानी की झीलें, चाहे वो आप कच्छ के रण के पास का क्षेत्र ले लीजिए, ये सब पहले समुद्र में डूबा हुआ था। लेकिन जब ये क्षेत्र ऊपर उठा तो यहाँ पर झीलों का निर्माण जो हुआ, झीलें जो बच गई पानी उनके अवशेष के रूप में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर खारे पानी की झीलें मिलती कि आखिर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर खारा पानी कहाँ से आया, तो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। उसके बाद में टेथिस भूसन्नति हुई, भूसन्नति का ऊपर उत्थान हुआ, उत्थान की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ। तो वो अगर जो हिमालय की बात पूछी जाए कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तो टर्शियरी काल में, लेकिन उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कब हुआ, तो क्वार्टरनरी या नूतन कल्प में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जलोढ़ के नीचे खादर और बांगर के रूप में मैंने आपको बताया, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उस पर्पज़ से कि आपको ये इसमें आपको समझना है कि आखिर कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और कौन कौन सी चट्टानें, आर्कियन है, विंध्य है, गोंडवाना है, टर्शियरी है और क्वार्टरनरी, 5 तरीके के यहाँ पे चट्टानों के क्रम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनको आप याद कर लेंगे तो अच्छे से समझने में आ जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो बार बार इसको आप भूलेंगे नहीं। और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण को लेकर के हिमालय की उत्पत्ति का वीडियो भी इंडियन ज्योग्राफी में देख लेंगे तो उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं चूँकि इसमें और ज़्यादा मैं इसमें अभी इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर जो इसको मैं समझाने लगूंगा तो टॉपिक से भटक करके मैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चला जाऊंगा, नहीं तो कोबर के सिद्धांत पर चला जाऊंगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही यूपी स्पेशल है, तो यूपी से रिलेटेड यूपी तक सीमित बातों को ही मैं इसमें बता रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये हिमालय की रेंज है, शिवालिक के रेंज के दक्षिण में यहाँ पर जो अवसाद आए, अवसाद जो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में थे जो बांगर बन गए, मतलब कि ये भांवर का क्षेत्र, उसके बाद में तराई, उसके बाद में मध्यवर्ती मैदान, हालांकि तराई भी मैदान का ही पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।